जो भी इंपोर्ट उस एरिया से, उस रीजन से हो रहे थे, दे आर अफेक्टेड। बट जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, भारत सरकार का ये प्रयत्न रहा है कि देश के लोगों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे डोमेस्टिक घरेलू एलपीजी सप्लाईज नॉर्मल हैं। कल भी 52 लाख से अधिक घरों को एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई की गई है। बुकिंग पहले से अब कम हुई है, लगभग 44 से 45 लाख के करीब प्रति रोज़ बुकिंग हो रही हैं। और जो हमारा डीएसी या डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड है, उसके साथ लगभग 94% डिलीवरी की जा रही हैं। इसका महत्व ये है कि इससे डाइवर्जन को रोकने में काफ़ी मदद मिल रही है। कमर्शियल एलपीजी 70% पर है और अप्रैल के महीने में अब तक 1,40,000 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। और ये सेल मुख्यतः रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल और कुछ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ जैसे स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, डाई, केमिकल, प्लास्टिक्स, पैकेजिंग, एग्रीकल्चर एट्सेट्रा को की गई है। इसके अलावा कल लगभग 8,483 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल भी काफ़ी अच्छी देखी जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ अवेयरनेस कैंप लगा रही हैं और 3 अप्रैल से अब तक लगभग 8,200 से अधिक अवेयरनेस कैंप लगाए जा चुके हैं। और इन कैंप्स के अंदर भी 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हो रही है और अब तक 1,27,000 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल इन कैंप्स के माध्यम से की गई है। इसके अलावा 1 अप्रैल से लेकर अभी तक 17 लाख से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है। कल भी लगभग 86,000 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने कल लगभग 320 कैंप लगाए और जिसमें 7,877 5 किलो सिलेंडर्स की सेल की गई। नेचुरल गैस के संबंध में पीएनजी को, जैसे कि आप जानते हैं, भारत सरकार का फोकस है और इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मार्च से लेकर अब तक 5,18,000 से अधिक पीएनजी कनेक्शंस को गैस सप्लाई चालू की गई है। इसके अलावा 2,58,000 से अधिक नए कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो ये आंकड़ा लगभग 7,76,000 होता है। इसके अलावा 5,87,000 ऐसे कस्टमर्स हैं जो पीएनजी के लिए नए रजिस्टर हुए हैं। इसके अलावा 41,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने एलपीजी कनेक्शंस को सरेंडर किया है। रिटेल के संबंध में मैं ये ज़ोर देकर बताना चाहूँगी कि हमारे पेट्रोल पंप्स पर डीज़ल और पेट्रोल की सप्लाई पर्याप्त है, परंतु इसके बावजूद कुछ ऐसे इंस्टेंस हमारे सामने आ रहे हैं जहाँ पर पैनिक बाइंग देखी जा रही है। मैं ये कहना चाहूँगी कि कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें और ये भी मैं ये बताना चाहूँगी कि पेट्रोल और डीज़ल के प्राइस में कोई इंक्रीज़ नहीं किया गया है। 6 अप्रैल 2022 से लेकर अब तक पेट्रोल और डीज़ल के प्राइसेस में कोई इंक्रीज़ नहीं किया गया है। इसके विपरीत 2022 के अंदर भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीज़ल पर कम करी। फिर 2024 के अंदर पेट्रोल और डीज़ल के दामों को कम किया। अब 27 मार्च 2026 को भी भारत सरकार ने दोबारा पेट्रोल और डीज़ल पर 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी कम की और इस सब का उद्देश्य यही है कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर प्राइस स्टेबल रहें और दामों में बढ़ोतरी ना हो। ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का प्राइस देखें तो इंडियन क्रूड बास्केट जो 2025-26 फिनेंशियल ईयर में लगभग $70 पर बैरल था, वो मार्च में $113 पर बैरल से अधिक हो गया है। इसी तरह जैसा आप जानते हैं कि एलपीजी के भी प्राइस में काफ़ी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ोतरी हुई है।
परंतु हमारे देश में एलपीजी के प्राइसेस भी स्टेबल हैं। इसी तरह हमारे यहाँ रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं और क्रूड इन्वेंट्रीज भी ऑप्टिमम है, मेंटेन्ड हैं। जैसा आप जानते हैं कि जब एलपीजी का सप्लाई अफेक्ट हुआ तो डोमेस्टिक सेक्टर को रैशनलाइज करने के लिए कमर्शियल और बल्क में कुछ कटौती की गई, परंतु सप्लाई चेन्स को मेंटेन करने के लिए भारत सरकार के एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप के रिकमेंडेशन के बाद C3 C4 मॉलिक्यूल्स की सप्लाई फार्मा और केमिकल कंपनीज़ के लिए भी रिस्टोर की गई है और कल तक 9 अप्रैल से लेकर कल तक कम से कम 6,300 टन प्रोपिलीन की सेल हुई है। इसी तरह एनफोर्समेंट एक्शन भी जारी है ताकि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग की सभी एक्टिविटीज़ को कर्ब किया जा सके और कल लगभग 2,600 रेड हुई और 285 सिलेंडर्स भी सीज़ हुए हैं। मार्च के महीने से अब तक अगर आप ये आंकड़ा देखें तो 1.5 लाख के करीब रेड्स और इंस्पेक्शन हुई हैं, 66,000 से ज़्यादा सिलेंडर सीज़ हुए हैं और 255 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। इसी तरह ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ भी अब सप्लाईज़ के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं और इसके चलते लगभग 298 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी इम्पोज की गई है और 70 डिस्ट्रीब्यूटर्स को अभी तक सस्पेंड किया जा चुका है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें, पैनिक बाइंग से बचें और आवश्यकता के अनुसार ही पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का क्रय करें। धन्यवाद। Thank you, Sujata. We now take shipping ministry updates. Thank you, ma'am. Good afternoon. In past 24 hours, there were certain incidents of firing on the foreign flagged vessels. Although none of the Indian vessel came under firing, but we are worried for the Indian seafarers on these vessels. So I am happy to inform that none of the Indian seafarers have been, injured in the firing on those foreign flagged vessels. One vessel, Euphoria, it was having 21 Indian seafarers on board and all of them are safe. Similarly, there was another vessel, Epami Noon Das. That vessel has one Indian seafarer, he is also safe. So therefore, all the Indian seafarers in the region are safe, and at control room we have handled total 7,403 calls and more than 15,600 emails. And in past 24 hours we received 161 calls and 320 emails. Ministry through Director General of Shipping has facilitated safe repatriation of more than 2,680 Indian seafarers so far, including 65 in last 24 hours. And the operations at all the ports across India are safe, are normal, and no congestion is reported. Thank you. Thank you, Mukesh ji. Asim ji. Good afternoon. Ministry of External Affairs continues to closely monitor the developments in the Gulf and West Asia region. Ensuring the safety, security and welfare of the large Indian community in the region is our highest priority. The dedicated special control room in the ministry is operational to respond to queries from Indian nationals and their families. We are in constant touch with the state governments and union territories to share the latest advisories and to align our efforts. Our embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance. They are proactively assisting our citizens. They are also in close touch with the local governments. Updated advisories are being issued, including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken for the community. Our missions are actively engaged with the resident Indian community. They are regularly interacting with the Indian community associations, organizations, professional groups, and Indian companies to address their concerns. Welfare of Indian seafarers in the region is of high priority for us. Our missions are extending all assistance to them, including coordination with local authorities and agencies, extending consular assistance, and assisting for requests
to return to India. The overall flight situation continues to improve, with additional flights operating from the region to various destinations in India. Since February 28th, around 12,000 passengers have traveled from the region to India. Airlines continue to operate limited commercial flights based on operational and safety considerations between UAE and India. Today, around 110 flights are expected to operate from the UAE to India. Flights are operating from airports in Saudi Arabia and Oman to different destinations in India. Qatar airspace is partially open. Qatar Airways is operating flights to various destinations in India. Kuwait airspace is closed. Jazeera Airways and Kuwait Airways continue to operate non-scheduled commercial flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to various destinations in India. Bahrain airspace is open. Gulf Air is operating flights from Bahrain to various destinations in India. Iraq airspace is open and limited flight operations to destinations in the region which can be used for onward travel to India. Iran airspace is partially open for cargo and chartered flights. Our embassy in Tehran continues to facilitate movement of Indian nationals through Armenia and Azerbaijan for onward travel to India. So far, 2,428 Indian nationals have moved out of Iran into Armenia and Azerbaijan. This includes 1,096 Indian students and 657 Indian fishermen. Israel airspace is open and limited flight operations have resumed to destinations in the region which can be used for onward travel to India. Thank you. Thank you, Asim ji. Now we'll take questions. First row, 54, 130, 47, 51. 234 and 11 also, 4 also. We start with the first row. Yeah, thank you. Amar Zaidi from PTI. A couple of questions. One to Sujata ma'am. There have been reports based on a brokerage report saying that fuel prices, petrol diesel prices will be increased after elections. The ministry has put out a tweet saying nothing so far. But are you categorically saying that there will be no increase or revision in prices after elections? One question to Mukesh sir as well. Sir, the Iranians have taken over a couple of ships in the Persian Gulf. Are there any Indians on those ships as well? Are we concerned about them as well? Thank you. Sukal from the Indian Express. First question to Sujata ma'am. Again, with regard to the statement or the tweet issued by the ministry in the morning today about no proposal for fuel price hike being under the government's consideration. Just wanted to understand for how long can this continue? For how long can the OMCs continue to absorb these losses, considering we don't really seem to have an end in sight to the Strait of Hormuz crisis? The other question is to Mukesh sir. Sir, you mentioned that there were 21 Indian seafarers on one of the ships and one Indian seafarer on another one. There was a third ship also. Were there no Indian seafarers on that one? The other question again, as a supplementary to what Amar sir asked, so what is the status of the Indian seafarers on these ships currently? Because these ships, we are told, were now under the custody of the Iranians. So are the seafarers also under the care or custody of the Iranians? And again, if Asim sir would like to add to it, if that is the case, then are we in touch with Iran regarding their welfare? Thank you. Yeah, third row. My question is was Sujata ma'am. Ma'am, what's the status of the LPG imports? Where are we getting the imports from, and how much have we tied up for next month? नमस्ते मैडम, मैं अभिषेक सिंगल आसन पत्रिका से। सुजाता जी से मेरा प्रश्न है मैम, जो फायर इंसिडेंट हुआ उसको काफ़ी समय हो गया, अब तक तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट की क्या स्थिति है और क्या उसके नुकसान के आकलन के बारे में मंत्रालय कुछ बता पाएगा, और कब तक वो वापस रिफाइनरी अपने ट्रैक पर आ पाएगी? This is Atul Mathur from the Times of India. My question is to the Petroleum Ministry. Ma'am, two questions. One, you have told us that there are about 41,000 people who have surrendered their LPG connections so far. Has government made any assessment of how many of them, how many people have actually have both the connections, and is the government satisfied with the kind of connections that have been surrendered so far?
And secondly, can you share some updated figures on under recoveries being made by the oil marketing companies? There are some assessments said that this could be about 2,400 crore per day. But what is government's assessment on that? Thank you. या जब से ये ईरान युद्ध शुरू हुआ है तो कितने क्रूज भारत अभी आए हैं? 2 से ज़्यादा आए हैं या कितने आए हैं ये क्लियर कर दीजिए। और ये 12 लाख भारतीयों को लाने के जो दावे किए जा रहे हैं इसमें से कितने वापस फिर अपने अपने डेस्टिनेशन पे गए हैं, कोई आंकड़ा है? We take the answers. Sujata, we begin. देखिए, मैं फ्यूल प्राइसिंग के बारे में जब मैं अपनी ब्रीफिंग दे रही थी तो मैंने बहुत स्पष्टता से आपको बताया कि हमारा जो इंटरनेशनल क्रूड का प्राइस है या एलपीजी का प्राइस है उसमें बहुत वॉलेटिलिटी है और उसके बावजूद भी भारत सरकार ने कोई प्राइस इंक्रीज़ नहीं किया है। अगर आप क्रूड की बात देखें तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो $70 में पिछले साल हमको क्रूड बास्केट मिल रहा था वो इस महीने उसका एवरेज बढ़कर $113 पर बैरल से ज़्यादा हो चुका है। अगर मैं लॉन्ग टर्म की भी बात करूं तो इंडियन बास्केट अगर आप नवंबर 2021 से मार्च 2026 के बीच में देखें तो देयर इज़ अ ह्यूज इंक्रीज एंड इन स्पाइट ऑफ दैट government has not increased the price and the effort of the government has been to keep the price stable और इसी के चलते इस वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की ताकि ये जो भार है वो जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उन पर ट्रांसफ़र ना हो। ये एक गौर देने वाली बात है। इसके साथ ही भारत सरकार ने SAED इंक्रीज़ किया और इसका जो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और इसका स्पेशल एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड इसका भी जो पर्पस था वो ये था कि हमारे जो भी रिफाइनर्स हैं वो मोटिवेट हों डोमेस्टिक मार्केट में ही प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। एलपीजी का अगर आप देखें तो सऊदी सीपी में जुलाई 2023 से अब अप्रैल 2026 तक लगभग 102% की वृद्धि हुई है, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक प्राइस देखें सिलेंडर का तो उसमें 17% का डिक्रीज़ है। अगर यही फिगर आप PMUY के लिए देखें तो जो डिक्रीज़ है प्राइस रिडक्शन है वो लगभग 32% है। सो आई थिंक द डाटा इज़ स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ एंड द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो इज़ विजिबल। दूसरा LPG इम्पोर्ट के बारे में आपने कहा, जैसा कि हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि हमारा इम्पोर्ट अफेक्ट हुआ है, इसी के चलते बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। उन स्टेप्स में डोमेस्टिक प्रोडक्शन का इंक्रीज़ भी है। तो जो हमारा 60-40 का डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इम्पोर्ट था, नाउ दैट फिगर इज़ हॉवरिंग अराउंड 60% ऑफ आर डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड 40% ऑफ आर इम्पोर्ट। नाउ इसके बाद भी आप सब जानते हैं दिक्कत तो है ही, इसी के लिए जो भारत सरकार है कई इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी बुकिंग के पीरियड को इंक्रीज़ किया है, इसके अलावा डोमेस्टिक को प्रायोरिटाइज़ किया है, कमर्शियल पे कट किया है। तो ये इम्पैक्ट है, बट देन टू मेंटेन दिस सिचुएशन इनफ कार्गोज हैव बीन टाइड अप एंड वी विल नॉट हैव द इशू, वी हैव सफिशिएंट अरेंजमेंट्स ऑलरेडी मेड। HRRL के बारे में द रिपोर्ट इज स्टिल अवेटेड, द कमेटी इज ऑन द ग्राउंड एंड दे आर मेकिंग द इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन. These are very technical things. So as and when the report will come, we will definitely share with you. LPG कितने PNG connections हैं या कितने डबल हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे पास 60 लाख ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनके पास those who can immediately shift to PNG. But many of them are on LPG. So इसी के चलते भारत सरकार का ये एफर्ट है और इसीलिए ये पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और गवर्नमेंट ने ऑर्डर भी इशू किया है। और अभी अगर मैं आपको करेक्ट बता पाऊँ, आई मीन माई थिंक द डाटा आई रिमेंबर इज़
more than 375,000 people have already surrendered their LPG connections, and they have shifted from LPG to PNG. इसके अलावा आपका अंडर रिकवरी के बारे में है. सो अंडर रिकवरी के बारे में द डाटा हैज़ बीन शेयर्ड विद यू. अभी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर हैविंग एन अंडर रिकवरी which varies on day-to-day basis, and maybe around 20 rupees on petrol and around 100 rupees on diesel. Thank you. I have answered that question, and I have said that I am giving you the perspective, I mean from 21 to now, how the government has managed the stability in terms of the prices, and we will do that. Thank you. Thank you, Sujata. Shipping Ministry. थैंक यू. एक सवाल पूछा गया था कि एक तीसरा शिप भी फायरिंग उस पर हुआ था, तो उसमें कोई भी इंडियन सी फेरर नहीं है, तो दैट इज़ वन. फिर एक सवाल था आपका था कि कोई भी इंडियन शिप के ऊपर फायरिंग हुआ. दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन? हाँ, वो मैंने बताया था कि मतलब उसमें जो है, उसमें एक शिप था, उसमें जो है एक शिप है, उसमें एक इंडियन नेशनल है, ओनली एक शिप पे. नहीं, इंडियन नेशनल होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें सी फेरर टोटल कितने. देखो, ये इंफॉर्मेशन कितने सी फेरर वगैरह हैं, ये किसी फॉरेन फ्लैग्ड वेसल के लिए हमको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए. लेकिन इंडियन सी फेरर है तो उसका मैं बता रहा हूँ, उस पर एक इंडियन सी फेरर है. नेचुरल है कि किसी भी शिप पे एक सी फेरर नहीं होता, बट एक जो इंडियन सी फेरर है, ही सेफ. अगेन मैं बता रहा था कि क्योंकि ये वेसल्स जो हैं फॉरेन फ्लैग्ड वेसल्स हैं, तो ये उनके लिए बड़ा सेंसिटिव हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना. तो फॉरेन फ्लैग्ड वेसल्स है एंड फॉरेन ओन्ड है आल्सो. सपोज कोई वेसल हो जो इवन फॉरेन फ्लैग्ड हो बट ओन्ड बाई अस, देन आल्सो यू नो वी कैन इंटरेक्ट. बट बिकॉज दैट वेसल इज फॉरेन फ्लैग्ड, फॉरेन ओन्ड, सो यस, we have one Indian seafarer, we have spoken with the concerned authorities and he is safe. And जो तीसरा वेसल था उस पे कोई भी इंडियन सीफेरर नहीं है. देन एक और सवाल. हाँ, नहीं, वो भी मतलब वो सेफली है बाहर. हाँ, क्या? Okay, I'll tell once again. There is one ship that is Epami Known Das, है ना, which is foreign flagged vessel and again owned by a foreign company. On this vessel, one Indian seafarer is there and he is safe. He is on the western side of the Persian Gulf. That is number one. Then there was another vessel, Francisca, that on this particular vessel, again this vessel is on the western side of the Persian Gulf and no Indian seafarer. And there is another vessel, third vessel, Euphoria. On this vessel, 21 Indian seafarers are there, and this vessel is eastern side of the Persian Gulf. Now you can make it out which vessel is where. So that you can make out of that. And there was another question that जब से ईरान युद्ध हुआ है कितने शिप आए. दिस इज व्हाट यू वांटेड टू आस्क. हाँ, तो जब से ईरान का युद्ध शुरू हुआ है तब से 10 वेसल आए हैं. उन 10 वेसल में इंडियन फ्लैग्ड वेसल मैं बता रहा हूँ, उसमें 9 वेसल एलपीजी के हैं और 1 वेसल क्रूड का है. Thank you. Asim ji. I have nothing to add to what Shipping Ministry has said, but what I can definitely mention is that we continue to be in touch with Iranian authorities
for safe exit of our ships through the Strait of Hormuz, and I think we have reiterated it earlier also, and on earlier occasions also mentioned this. देखिए इसमें जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल बताना वो नहीं होगा क्योंकि ये फॉरेन फ्लैग्ड वेसल है, बट बिलीव अस दैट बीइंग इंडियन सी फेरर we have responsibility to ensure that they are safe, and one Indian seafarer is there and we are taking care of him, but we should complement the effort of the foreign company, foreign owner, so that is the point here. I am trying to stress that he is safe, and not only he is safe, but in fact all the seafarers are safe.